हम लोगों ने उद्घाटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से इस बात का अध्ययन किया कि एक उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में कब होगा। आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि हम उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के माध्यम से कैसे लॉ ऑफ डिमांड को व्युत्पन्न कर सकते हैं, मांग के नियम की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम आपको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में दिक्कत ना हो। इसमें जो चित्र बना है वो आपको हम समझा देते हैं, फिर उसको हम ब्लैक बोर्ड में आपको बता देंगे ताकि आपकी समझ में पूरा आ जाए। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी एंड लॉ ऑफ डिमांड, सैमुएल्सन ने रिवील्ड थियरी के माध्यम से लॉ ऑफ डिमांड को व्युत्पादित किया। मार्शल का मांग का सिद्धांत यह बताता है कि कुछ बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जब भी कंपैरिजन हो रहा हो तब जरूर ध्यान दीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा सिद्धांत आप पढ़ डालते हैं और एग्जैक्टली ये नहीं जान पाते कि ये सिद्धांत किस बात की व्याख्या कर रहा है, कहाँ फोकस्ड है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तब आप एक दो लाइन में जान जाते हैं कि इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया और इसमें क्या कहा गया। तो जैसे यहाँ कहता है कि मार्शल का सिद्धांत यह बताता है कि देयर विल बी अपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यही मांग का नियम है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। सैमुएल्सन ने लॉ ऑफ डिमांड को इस मान्यता के आधार पर समझाने का प्रयास किया कि मांग की आय लोच धनात्मक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज इंपॉर्टेंट एजम्पशन बाय द सैमुएल्सन। मैंने आपसे कहा कि पीछे हम लोग जबकि यह देख चुके हैं कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और इसके बाद यह मान लेना कि आय प्रभाव धनात्मक है, यह बहुत बड़ी हीरोइक एजम्पशन है। कहते हैं कि बहुत दबंगई वाली मान्यता है। कहते हैं ना कि आप बहुत दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, यानी जानबूझ करके गलती करना। दबंग का मतलब क्या होता है? जानबूझ कर गलती, हाँ करेंगे आप हमारा क्या करेंगे, इस तरह की भाषा में। तो तुम जानते हो कि इनकम इफेक्ट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग दैट इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब कि बहुत हिम्मत वाली बात है ना। तो सैमुएल्सन ने मांग के नियम, जिसे वह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन कहता है, का वर्णन इस प्रकार करता है। किसी भी वस्तु साधारण या जटिल जिसकी मांग केवल मौद्रिक आय बढ़ने पर बढ़ती हो की मांग मात्रा में अवश्य संकुचन होना चाहिए जब उसकी कीमत में वृद्धि हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी मौद्रिक आय में संकुचन हो जाए, और संकुचन हो जाए मतलब उसकी आय घट गई, चाहे वो कीमत बढ़ने से घट जाए और चाहे उसके जेब से पैसा ले लिया जाए, तो उसकी मांग घट जाएगी। और अगर उसकी आय बढ़ गई तो मांग क्या होगी? इसका मतलब आय के दिशा में परिवर्तन होगा। आय घटेगी तो मांग घट जाएगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। अब मांग के नियम की व्युत्पत्ति कीमत बढ़ने की स्थिति में। आपको अच्छे से स्लटस्की प्रभाव याद है। जिस तरह स्लटस्की प्रभाव में हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करते हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ अगर कीमत बढ़ गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी व्याख्या हम करेंगे, और उससे ये सिद्ध करेंगे कीमत अगर बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, इस चित्र में है उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे हम कहते हैं, आपको भी रट लेना चाहिए कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें दी होने पर कीमत रेखा ए बी। अभी इस पर हम चित्र बनाएंगे इसको उलट करके, क्योंकि ऐसे बनाने पर उल्टा आता है, समझ में नहीं आता है कि क्या बना हुआ है। तो ए बी कीमत रेखा आप जैसे बनाते हैं वैसे बनी है। अब ए बी कीमत रेखा पर पीछे आपने देखा किसी एक बिंदु पर वह अपने अधिमान को उद्घाटित करेगा, वहीं संतुलन में रहेगा। जब वस्तु महंगी हो जाती है तो कीमत रेखा बदल जाएगी। अब कीमत रेखा यहाँ बदल करके A1 ए और सी हो जाती है। इसमें वस्तु महंगी हो गई। अब हम यह जानने के लिए कि अगर वो पुराने ही संतुलन बिंदु को प्राप्त करता रहे तो उसको हम कीमत बढ़ने से जितनी आय उसकी घट रही है उतनी आय उसको दे दीजिए। तो अर्थात अब अधिक कीमत और अधिक आय को व्यक्त करने वाली रेखा हमें खींचेंगे जो इसके पैरेलल ऊपर जाएगी। तब तक जाएगी जब तक कि पुराने संतुलन बिंदु को कहीं न कहीं वहीं उसी बिंदु पर वो काट न दे।
और तब देखेंगे कि अब विवेकशील क्षेत्र कौन सा मिल रहा है हमको उपभोग के लिए। जो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं वहाँ तो रहेंगे नहीं, जो नया एरिया मिलेगा उसी पर रहेंगे, क्योंकि यही रेशनैलिटी है, यही कंसिस्टेंसी है और यही ट्रांसिटिविटी है जो हमारी तीनों मान्यताएं पीछे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या जो नया क्षेत्र है उसमें अगर हम रहते हैं तो हम यक्स की मांग पहले से कम करेंगे या पहले से ज़्यादा करेंगे। अगर पहले से कम करेंगे तो मांग का नियम लागू हो गया, कीमत बढ़ी और मांग क्या हो गई, कम हो गई। और अगर ऐसा नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इसमें आप सेंटेंस सुन लीजिए केवल, रेखा उपभोक्ता ए बी पर पड़ने वाले तथा इसके भीतर के किसी भी संयोग को चुन सकता है। मान लिया वह क्यू संयोग चुनता है, स्पष्ट है कि वह क्यू के प्रति अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है और क्यू की अपेक्षा अन्य संयोगों को हीन समझता है तथा उन्हें रिजेक्ट कर देता है। यहाँ तक तो आपने पीछे जो पढ़ा है वही है, उसमें कोई नई बात अभी तक नहीं है। मान लिया वाई वस्तु की कीमत स्थिर है तथा एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप नई कीमत रेखा बदलकर ए सी हो जाती है। ए सी कीमत रेखा नई मांग कीमत की स्थिति को दर्शाती है। अब यह प्रश्न देखना है कि बढ़ी हुई कीमत का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक मिनट पहले हम इतना आपको समझा दें तब आगे पढ़िए। कोई बहुत जल्दी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखो कह रहा है कि ये हमको प्रारंभिक कीमत रेखा दी हुई है, दिख रहा है? देखना ना, ये कीमत रेखा दी हुई है जिसको हम कहते हैं ए बी। यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है। ये प्रारंभिक संतुलन बिंदु है जिसे हमने लिखा था क्यू है। इसका मतलब क्यू के अलावा बाकी सारे कॉम्बिनेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसमें किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। इट मीन्स अदर कॉम्बिनेशंस आर इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू क्यू, यही ना। अब कह रहा है कि y का मूल्य स्थिर है, x का मूल्य बदल जाता है यानी बढ़ जाता है। ऐसे निशान लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है कि पहले इतना y दे करके तुम इतना x प्राप्त कर रहे थे, अब महंगा हो गया यानी उतना ही y दोगे, लेकिन x तुमको पहले से कितना मिलेगा, कब मिलेगा। तो नई रेखा ए सी, यही ना लिखे हो, ए सी हो जाएगी। अब हमको यह जानना है कि यह इसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ करना यह है कि इसी रेखा को, ए सी रेखा को हम इस तरह ऊपर बढ़ाएंगे, अर्थात जितना उसकी कीमत में वृद्धि हुई है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपया हो गया तो उसे 10 रुपया और दे दिया जाए, तो अब उसके पास 20 रुपया हो जाएगा और कीमत भी कितनी हो जाएगी, 20। इसका मतलब कीमत भी पहले से ज़्यादा हो गई, रुपया भी पहले से ज़्यादा हो गया। तो अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे और तब तक ले जाएंगे जब तक इसी बिंदु को कहीं कहीं क्या जहाँ संतुलन था वहीं इसको काट दे और इसके बिल्कुल पैरेलल रहे। ये दूरी कैसी रहे, आपस में बराबर रहे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसके बन जाने के बाद इस पर वही नाम रखो जो यहाँ रखा हुआ है तो सुविधा रहेगी तुमको। इसको ए बी वन, ये क्या हो गया, यहाँ से ए सी, इसको ए वन बी वन, ठीक। तो अब देखो जब ये रेखा थी ए बी, तो ए बी रेखा पर तुमको याद है कि उसने क्यू को चुना तो इसके इधर सारे कॉम्बिनेशन छोड़ दिए, इसके इधर सारे कॉम्बिनेशन छोड़ दिए। अब जब ये रेखा आ गई तो इस पर तो वो कहीं रहेगा नहीं क्योंकि सब छोड़ चुका है, इसके अंदर भी सारा छोड़ चुका था, तो ये रेखा भी जो अंदर है इस पर भी जाने कोई तुक नहीं है क्योंकि ये एरिया भी रिजेक्टेड है। अब यही केवल ऐसा क्षेत्र बचता है जो उसको नया मिलता है, जहां अगर वो जाता है तो उसके बिहेवियर में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं पाई जाएगी, उसका व्यवहार संगत माना जाएगा। तो अगर ये कहीं भी रहता है, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, तो ध्यान से देखो तो हर जगह उसमें x की मात्रा क्या होगी, q से कम होगी। इसका मतलब कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बहुत आराम से व्याख्या कर लोगे कि कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यही व्याख्या इसमें की गई है।
अब देखो इसी व्याख्या को हम ये मान लेते हैं कि मांग में परिवर्तन से आय में हो रहे परिवर्तन, जो मांग में परिवर्तन आय में हो रहे परिवर्तन की दिशा में ही होता है, अर्थात मांग की आय लोच धनात्मक है, ये हम लोगों ने मान रखा है। रेखा एसी पर उपभोक्ता को क्यू संयोग प्राप्य नहीं है। उपभोक्ता को प्रारंभिक कल्याण के स्तर पर बनाए रखने के लिए इनकम कंपेंसेटिंग वेरिएशन से उपभोक्ता उतनी आय प्रदान कर दी जाती है ताकि वह यक्स की बढ़ी हुई कीमत पर भी क्यू संयोग को प्राप्त कर सके। पहले वाले संयोग को क्रय करने के लिए उपभोक्ता को जो अतिरिक्त रुपया उसे दिया जाता है उसे हिक्स ने कास्ट डिफरेंस कहा। क्या कहा? जो इतना A1 उसको जो दिया गया ना, क्योंकि A1 पा करके ही तो वो पुराना क्यू पा सकता है, तो इसे कास्ट डिफरेंस कहा। इसी के समानांतर उसी का विस्तार है। समानांतर एक रेखा GH, अच्छा इसको GH लिख दो तुम भी, लिख दो GH का, ये GH की समानांतर एक रेखा GH में उपभोक्ता कौन सा संयोग का चुनाव करेगा। GH पर भी उससे प्रारंभिक संयोग Q उपलब्ध है। स्पष्ट है कि उपभोक्ता QH के बीच किसी संयोग को नहीं चुनेगा, क्योंकि कीमत रेखा AB होने पर उसने यह सब संयोग उपलब्ध थे लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। जो मैंने आपसे कहा कि ये सब उसको प्राप्त, लेकिन उसने पहले स्वीकार नहीं किया था। GQ के बीच किसी संयोग को चुन सकता है क्योंकि AB कीमत रेखा पर उसे ये संयोग उपलब्ध नहीं थे। ऐसा करना इनकंसिस्टेंसी नहीं है, अतः उपभोक्ता Q संयोग का चुनाव करेगा। यदि Q संयोग का ही करता है तो वह X और Y की उतनी ही मात्रा खरीदेगा जितनी पूर्व कीमत पर खरीदता था। यदि QG के बीच ही संयोग का चुनाव करता है तो Y की अधिक, ये देखो अगर इसके बीच में कहीं करता है तो Y की ज़्यादा और X की कम मात्रा का उपभोग करेगा, और इससे सिद्ध होता है कि वह कीमत बढ़ने पर उसकी मात्रा कम उपभोग करेगा। यही है पूरा। अब इसी बात को अगर है, अब यदि उसको दी गई, जो उसको आय दी गई है उससे वापस ले ली जाए तो निश्चित रूप से वह एक्स की कम मात्रा खरीदेगा। ठीक है, इससे भी सिद्ध हो रहा है और बाद से भी सिद्ध हो रहा है। स्पष्ट है कीमत में वृद्धि होने से यदि उससे अतिरिक्त आय प्रदान न की जाए तो आय में कमी के कारण मान्यता है कि मांग की आय लोच धनात्मक है, मांगी जाने वाली यक्स की मात्रा कम हो जाती है। स्पष्ट है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। इसके अलावा इसकी दूसरी स्थिति भी है, जब कीमत घट जाती है और उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। एकदम वही व्याख्या है जो आपने फ्लटस्की के संदर्भ में की थी कीमत के घटने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव में। अब यहां देखो, मान लो कि कीमत घट जाती है तब क्या होता है। पहले कीमत रेखा दी हुई है आपको, ये है AB है, तब उपभोक्ता यहाँ Q बिंदु पर संतुलन में है। अब कह रहा है कीमत घट जाती है। घट जाने का मतलब ये है कि अब इतना ही Y देगा लेकिन X की मात्रा वो पहले से ज़्यादा प्राप्त करेगा, यानी ये हो जाएगा AB। अब कीमत घट गई यानी उसकी आय बढ़ गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि वह Q पर ही बना रहे तो उसकी आय क्या करिए, ले लीजिए। इसे हम क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेंसेटिंग वेरिएशन कहते हैं। तो अगर इसे ले लेंगे, अब ये कम आय और कम कीमत को व्यक्त करेगा, और कम आय और कम कीमत को व्यक्त करने वाली रेखा इस AB1 के समानांतर नीचे आएगी और तब तक आएगी जब तक कि Q को कहीं कहीं क्या करे, काटे नहीं। ये हो गई GH, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो बिल्कुल उसी तरह से Q और G के बीच के सारे संयोग उसको पहले प्राप्त थे लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब उसको यह Q और H के बीच का संयोग नया प्राप्त हो रहा है, तो इसके बीच में कहीं न कहीं संतुलन में होगा, और चाहे जहां होगा, आप ध्यान दीजिए,
हर जगह वह x की ज़्यादा मात्रा का उपभोग करेगा, अर्थात कीमत घटने पर x की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा, ठीक है, और कीमत बढ़ने पर x की कम मात्रा का उपभोग करेगा। तो यह मांग के नियम की व्युत्पत्ति है जो आप बहुत आराम से सिमुलेशन के सिद्धांत के द्वारा उद्घाटित अधिमान सिद्धांत का प्रयोग करके स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वह लेकिन लगा हुआ है कि हम इससे सामान्य वस्तुओं की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम निम्न और गिफिन वस्तुओं की व्याख्या करने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनके संदर्भ में मांग की आय लोच धनात्मक नहीं होती, वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। तो पूरे ये मांग के नियम की व्याख्या दो मान्यताओं पर हुई। एक तो मांग की आय लोच धनात्मक होती है और दूसरा उपभोक्ता अपने अधिमान को किसी निश्चित संयोग के प्रति उद्घाटित करता है। ये दो मान्यताएं हमेशा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखो इसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी और इंडिफरेंस कर्व। रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी के माध्यम से इंडिफरेंस कर्व को व्युत्पन्न किया जाता है तथा इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्सिटी को सिद्ध किया जा सकता है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक इंडिफरेंस कर्व कैसे व्युत्पन्न होगा और दूसरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होगा, यह कैसे आप सिद्ध करेंगे। हालांकि आप पीछे ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उन्नतोदर होता है, लेकिन इसके माध्यम से उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के माध्यम से सबल क्रमबद्धता के आधार पर कैसे इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं कि और कोई आकार उसका हो ही नहीं सकता है, केवल और केवल कैसा आकार हो सकता है कि मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप उसके शेप को कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी डज नॉट रिक्वायर, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरम के माध्यम से आईसी को व्युत्पन्न किया जाता है तथा इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्सिटी को सिद्ध किया जा सकता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तुलना में इंडिफरेंस कर्व की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस एंड एजम्पशंस कम है, किंतु रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी डज नॉट रिक्वायर द कंज्यूमर टू रैंक हिज प्रेफरेंसेस और टू गिव एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज टेस्ट। जैसे हम लोग जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो वहाँ हमको रैंक देना होता है, तो रैंक के लिए हमको बहुत कुछ चाहिए, हमको उसके टेस्ट का एक प्रेफरेंस चाहिए, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग चाहिए। लेकिन जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत कुछ जानने की सूचना की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक शब्द आपने कह दिया कि आपको ये दो चाक है, आपने कह दिया कि हमको ये छोटी वाली चाक पसंद है, बस ख़त्म बात। हमको अब ये नहीं जानना है कि आप क्यों बड़ी पसंद नहीं किए, आपने जो कह दिया हमने वो मान लिया, ये होगा कोई कंसिडरेशन आपका पसंद करने के पीछे। ठीक है, तो आपने जो बता दिया दैट इज़ फाइनल, हमें आपके कोई पसंदगी का कोई क्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मान्यताएं कम रेस्ट्रिक्टेड हैं कहने का मतलब है। ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी भिन्न बाजार कीमतों पर उपभोक्ता के, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भिन्न भिन्न कीमतों पर उपभोक्ता का जो वास्तविक व्यवहार है, जैसे ए बी पर उसने क्यू चुना, जी एच पर उसने मान लीजिए यहाँ ये चुन लिया, ठीक, ऐसे कीमत रेखा बदली उसने एक पॉइंट चुन लिया। तो भिन्न भिन्न बाजार कीमतों पर उसका वास्तविक जो व्यवहार है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वह प्रदर्शित कर रहा है, सीधे सीधे बस उसको आधार बना करके हम व्याख्या करते हैं। तो रिवील्ड थियोरी भिन्न भिन्न बाजार कीमतों पर उपभोक्ता के व्यवहार का पर्यवेक्षण करके अनधिमान मानचित्र तैयार करता है, निम्नलिखित मान्यताओं को ध्यान में रखकर, रेशनैलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रांसटिविटी। ये तीन मान्यताएं इंपॉर्टेंट हैं कि वह विवेकशील है, उसका व्यवहार संगत है, उसके व्यवहार में सकारात्मकता पाई जाती है। इसके आधार पर वो भिन्न भिन्न बाजार कीमतों पर उसके वास्तविक व्यवहार के आधार पर तटस्थता वक्र को व्युत्पन्न करता है। कैसे करेगा ये आप देखिए, बहुत आसान सा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखो कि अभी पीछे हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं, मान लिया उपभोक्ता की प्रारंभिक कीमत रेखा ए बी है और वह जेड कॉम्बिनेशन या बैच का चुनाव करता है। जेड के नीचे के सभी संयोग जेड से निकृष्ट हैं। यदि जेड पर सी जेड तथा जेड डी लंब खींच दिया जाए तो सी जेड तथा जेड डी पर सभी बैच जेड से सुपीरियर होंगे, क्योंकि उनसे वस्तु की अधिक मात्रा निहित है। सी जेड तथा जेड डी के नीचे का भाग क्रमबद्ध नहीं है। अब देखो यहाँ असली बात जो बताना चाह रहा है वो ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये कीमत रेखा ए बी है। यहाँ कह रहा है कि जेड है, क्या है, जेड है। तो कह रहा है कि अगर इस पर लंब खींच दिया जाए एक्स और वाई अक्ष पर तो यह जेड डी और जेड सी, वही कुछ और लिखा है, सी डी उल्टा हो गया, यहाँ सी है और यहाँ डी है, ये क्या। अब कह रहा है जेड का चुनाव करता है, तो जेड की तुलना में इसके इधर, इसके इधर, ये ध्यान रखना इसको, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, ये सारे इन्फीरियर कॉम्बिनेशन है। कैसे हैं? लेकिन जो जेड सी डी पर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो सब इसे सुपीरियर कॉम्बिनेशन है। कैसे हैं? सुपीरियर है क्योंकि मात्रा वहां ज्यादा पाएगा वो, लेकिन उसको पा नहीं सकता क्योंकि उसकी कीमत रेखा उसे अलाउ नहीं करती। तो इसके इधर ये सारे इंफीरियर हैं, इधर के, इधर के, इधर के, लेकिन इस पर जो बनेगा या यह जो रेंज होगा पूरा, ये कैसा है, यहाँ सुपीरियर होगा क्योंकि वहां वस्तुओं की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखो, अच्छा, सी जेड और जेड डी, इसके नीचे का भाग जो है उससे कोई क्रमबद्ध नहीं है, वो उसके बारे में कुछ पता आपको नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पक्का है कि सुपीरियर है। ठीक है, जेड की तुलना में उसे निम्नलिखित विधि से क्रमबद्ध किया जा सकता है। रैंक रिलेटिव जेड। मान लिया एक्स की कीमत कम हो जाती है जिसे नई कीमत रेखा जेड के नीचे से गुजरती है। ठीक है, अब देखो ये नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो ये दिया हुआ है ना, ये है, यहाँ जेड पर था। अब मान लो एक्स की कीमत कम हो जाती है और कह रहा है नई कीमत रेखा मान लो यहाँ से गुजरती है, इसके नीचे से, जेड के नीचे से। तो यह ए बी है, यही वाला लिखो ज़्यादा अच्छा है, क्या बना है इसमें, ए बी ई एफ है और ई एफ। तो अब देखो क्या है, यहाँ इस रेखा पर जब यहाँ संतुलन में है तो इसके नीचे और इसके ऊपर सारे कॉम्बिनेशन कैसे हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे। तो अब यहाँ के बाद यहाँ भले कहीं वो संतुलन में हो जाए, न तो इसके इधर हो पाएगा और न इसके नीचे होगा, इसी के आगे कहीं कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर है तो यह मिलेगा, यहाँ अगर है तो यह मिलेगा, एक पॉइंट यह मिलेगा और एक पॉइंट यह मिलेगा। ठीक है, यहाँ दो दिन क्लियर हो गया ना। तो हम विभिन्न कीमत स्तर या बाजार की विभिन्न कीमतों पर आपके असली व्यवहार को चेक कर रहे हैं। इस कीमत पर आपका व्यवहार यहाँ है और इस कीमत पर आपका व्यवहार यहाँ है। ठीक है, अब उपभोक्ता कीमत परिवर्तन होने पर या तो वही बात, इसको जी लिख दो यहाँ, ये जी बिंदु हो गया। ठीक है, अब उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन होने पर या तो जी संयोग चुनेगा या जी एफ के बीच रहेगा, या तो वहां हो जाए या इसके नीचे भी कहीं आ सकता है क्योंकि वहां आने में कोई दिक्कत नहीं है, के बीच किसी कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा। ई जी के बीच का कोई बैच वह नहीं चुनेगा। ई जी के बीच में क्यों नहीं चुनेगा? क्योंकि ई जी के बीच में तो उसको पहले प्राप्त ही था जिसको उसने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, या ज़्यादा अच्छा है कि इसको यहाँ कर दो तो ज़्यादा उनको समझने में सुविधा हो जाएगी। ये बिल्कुल यही कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, ये हो गया ये।
यहाँ रहेगा, इसके पहले उसको प्राप्त ही था, उसने इसका चुनाव नहीं किया था, इसलिए अब या तो इसके नीचे जाएगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने दो कीमतें बनाई और दोनों कीमतों पर उपभोक्ता का वास्तविक व्यवहार क्या है उसको हमने प्रदर्शित किया। ठीक है, मान लिया अब वो ई जी के बीच में कोई चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि अगर करता है तो उसका व्यवहार इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो जी का चुनाव करता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर वह जी का चुनाव करेगा तो यहां तुम्हें इसको भी मिलाना पड़ेगा। ये जो जेड सी डी है, जेड है और जी है, 3 पॉइंट तुमको मिले। इसका मतलब यह है कि जो ये है जेड सी डी, ध्यान देना मेरी बात पर, जेड सी और डी, यहां जो तुमको संतुष्टि मिल रही है यह इससे ज्यादा है, जेड से। किससे ज्यादा है? जेड से ज्यादा है। और जेड पर जो संतुष्टि मिल रही वह किससे ज्यादा है? जी से ज्यादा है। जेड की संतुष्टि किससे ज्यादा है? जी से ज्यादा है। इसका मतलब कि जेड सी और डी की संतुष्टि निश्चित रूप से जी से ज्यादा होगी। ए बी से अच्छा है, बी सी से अच्छा है, तो ए सी से अच्छा होगा। यही तो रेशनैलिटी है, कंसिस्टेंसी है, और इसी को हम ट्रांसिटिविटी भी कहते हैं। तो इन दोनों चित्रों को मिला दोगे तो वो सारी कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से तुम बहुत सारे चित्र अगर बनाओ तो हर चित्र पर तुमको एक एक बिंदु मिलता जाएगा, और अगर उन सारे बिंदुओं को तुम खाली ऐसे मिला दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। तो हम कीमत रेखा बहुत सारी खींच करके और हर कीमत रेखा पर आपके उद्घाटित अधिमान के बिंदु को प्राप्त करके हम तटस्थता वक्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको और बना करके दूरी कम कर दें तो हमको धीरे 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 हो सकता है। इसीलिए यह भी कहा गया कि जो यहाँ कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है कि सतत रहे, जबकि वहाँ कंटिन्यूटी है, वहाँ इंडिफरेंस कर्व ऐसा आता है ना। यहाँ हो सकता है इंडिफरेंस कर्व कैसा है, ऐसा जाए, ऐसा जाए, ऐसा जाए, ऐसा। ऐसा जाने का मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस नहीं है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक मानो तुमने ऐसे खींचा है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया ऐसे, तो यहाँ ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे जा सकता है ना। लेकिन अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, बहुत सारे बिंदु आप ले लें, दूरी समय बहुत कम हो जाए, बहुत कम का मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हो सकता है कि डिफरेंस कर्व भी कैसा हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए, सतत हो जाए। इतना दूरी कम हो जाए कि सारे कैसे हो जाए? सतत हो जाए। तो लेकिन अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि इंडिफरेंस कर्व क्यों कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होगा, क्या है? ठीक है, क्यों कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होता है? इसको आप देखें, ये देखो तुमको दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसके अंदर अगर मान लो ये हो जाए इंडिफरेंस कर्व, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस नीचे सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं? रिजेक्टेड हैं, तो संतुलन यहाँ हो ही नहीं सकता है, तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपने इधर के सारे क्षेत्र अगर मान लो ऐसे हो जाए इंडिफरेंस कर्व, तब भी असंभव है, क्योंकि इसके नीचे आप रहेंगे नहीं, ऊपर आप जा नहीं सकते ना। तो ये शेप नहीं हो सकता, ये शेप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि जो संभावित शेप है वो कैसा है? केवल यह पॉइंट होगा और इसके इग्नोरेंट जोन में आपकी ये रेखा होगी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए केवल और केवल क्या हो सकता है? यही रेखा हो सकती है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि तटस्थता वक्र कैसा होता है? वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, मूल बिंदु के प्रति। प्रस्तुत चित्र
में ओरिजिनल बजट सिचुएशन को प्रदर्शित किया गया है। जेड के साथ बना हुआ आईसी निश्चित रूप से इग्नोरेंस जोन में ही रहेगा और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, क्योंकि यह किसी अन्य आकार में नहीं हो सकता। आईसी सीधी रेखा ए बी नहीं हो सकती, क्योंकि जेड का चुनाव यह प्रदर्शित करता है कि ए बी रेखा के अन्य संयोग जेड की तुलना में इन्फीरियर है। इसी प्रकार उपभोक्ता उसी समय उनके प्रति तटस्थ नहीं हो सकता। ये कॉनकेव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सभी बिंदु जेड की तुलना में इन्फीरियर सिद्ध किए जा चुके हैं। हैंस द ओनली पॉसिबल केस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज टू बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो संभावित स्वरूप है इंडिफरेंस कर्व का वो केवल और केवल कैसा होगा, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। इसके अलावा और कोई शेप इसका हो नहीं सकता है, इसलिए केवल यह शेप जो है यही सही है और यही संभावित है। ये हो नहीं सकता, वो अनअटेनेबल है, नीचे इन्फीरियर है, ये पूरा का पूरा इन्फीरियर जोन में है, ये रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ आप लेंगे नहीं। तो ये आपका ये सिद्ध होता है कि कैसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और कैसे इसे आप व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, इग्नोरेंट जोन में वो लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता ना। नहीं, इग्नोरेंट जोन में वो लेता ही नहीं, यही तो बात है। चाहने होने की बात ही नहीं है। बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, हमको सिर्फ यही चाहिए, बाकी कुछ हम लेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो दया कर रहा है, वो साफ साफ कहता है कि मुझे अच्छा हो खराब हो इससे मतलब नहीं है। जैसे बाजार में आप गए और आपने किसी खराब सामान के लिए कहा मैं तो यही लूँगा, बस खत्म बात। वो ये इस पर चर्चा ही नहीं हो रही कि वो सबसे अच्छा लेता है, सबसे खराब लेता है, वो सही लेता है कि गलत लेता है, उसे पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सब जानना हमारा काम नहीं है। उसने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, इट मीन्स नाउ ही हैज़ रिवील्ड हिज प्रेफरेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। बस अब उसने किस कारण से उद्घाटित किया वो जाने, हमें उसके कारण की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज। उसने ऐसा क्यों कहा हम उसकी व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वस्तु स्थिति की व्याख्या कर रहा है, जो देखा उसने उसी की व्याख्या कर दी। और अभी तक पीछे हम सारी एनालिसिस साइकोलॉजिकल अप्रोच से कर रहे थे, यहाँ हमने साइकोलॉजी को क्या किया, हटा दिया है। बिल्कुल वस्तु स्थिति जो दिख रही है, जो उसका ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो क्रिटिकल अप्रेजल, मार्शल तथा हिक्स ने, अब देखिए इसमें सारी बात बहुत साफ साफ आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। मार्शल तथा हिक्स ने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, अंतर्विश्लेषण की पद्धति, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब अंतर्विश्लेषण की पद्धति, यानी मनोविज्ञान का अध्ययन, साफ साफ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच के कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। जो कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। कभी कभी कहते हैं अरे उसने बड़ी मजबूरी में काम कर दिया होगा। यहाँ हम उसकी साइकोलॉजी पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस व्याख्या में इसका कोई स्थान नहीं है कि उसने मजबूरी में कर दिया होगा। यहाँ सिर्फ उसने कर दिया तो कर दिया, खत्म बात। ठीक है, तो मार्शल तथा हिक्स ने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से मांग सिद्धांत की व्याख्या की, जो मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। सैमुएल्सन ही वह पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्हें बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच से मांग के सिद्धांत की व्याख्या की। अब देखा कि व्यवहारवादी क्रमवाचक दृष्टिकोण, सैमुएल्सन के उद्घाटित अधिमान सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, व्यवहारवादी क्रमवाचक दृष्टिकोण। कोई नंबर भी नहीं देता है और किस साइकोलॉजी की बात भी नहीं करता है, जो देखता है उसकी व्याख्या करता है, इसलिए बिल्कुल उसके व्यवहार की व्याख्या करता है। बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच है। ठीक है, हम अंतरावलोकन द्वारा उपभोक्ता के व्यवहार को जानने का दावा नहीं कर सकते। इसी प्रकार बहुत से व्यक्ति ये दावा कर सकते हैं कि हम सीमांत तुष्टि गुणों के अनुपात तथा उदासीनता की दशाओं को ज्ञात नहीं कर सकते। वहाँ भी
उदासीनता की दशा भी आप ज्ञात नहीं कर सकते, और सीमांत उपयोगिता तो खैर वैसे भी बहुत कठिन काम है, उसको जाना इतना आसान नहीं है। सैमुअल्सन ने आगे लिखा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर की धारणा का ऐसे अर्थ में प्रयोग जो कि साइकोलॉजिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव तत्वों से स्वतंत्र है, अस्पष्ट होगा, और इस प्रकार से कीमत का अध्ययन कृत्रिम होगा। सैमुअल्सन का कहना है कि रिवील थियरी साइकोलॉजिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव तत्व की आवश्यकता को त्याग देती है, और यह बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच मांग सिद्धांत के विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि है। प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने का कौन सा तरीका उचित है। सैमुअल्सन ने तथा उनके समर्थकों ने विचार व्यक्त किया कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन एकमात्र तरीका व्यवहारवादी है। अब भाई देखिए, हम ही ने सिद्धांत दिया, हम तो कहेंगे ही कि अध्ययन का एकमात्र तरीका क्या है, व्यवहारवादी है। दूसरी ओर नाइट, जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक धारणा में विश्वास करते हैं, ने इंट्रोडक्शन टू कार्ल मेंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा कि वैज्ञानिक विधि उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है जो ओकाम्स रेजर की पूजा करते हैं। वास्तव में ओकाम्स रेजर कभी कभी उसे पूछ लिया जाता है नेट में क्या है। ओकाम्स रेजर वास्तव में एक कॉन्सेप्ट है जिसको विलियम फ्लेयर ने दिया था। ओकाम रेजर का मतलब है कि बहुत सारी मान्यताओं के होने पर जो सिद्धांत बहुत कम से कम बहुत आसान मान्यताओं पर आधारित हो, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे बहुत कठिन, बहुत टेढ़ी मेढ़ी मान्यता हो, उससे अच्छा है कि जिस सिद्धांत में कम और आसान मान्यताएं हों, उन्हीं को क्या करिए, स्वीकार कर लीजिए। इसे ओकाम्स रेजर के नाम से जाना जाता है। हमारे विचार से दोनों धारणाओं में से किसी एक को चुनने का कोई पूर्वाधार नहीं है। बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट कंट्रोवर्सी पर अपने विचार प्रकट करते हुए तपस मौजूमदार ने मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में लिखा है कि व्यवहारवाद को एक महत्वपूर्ण लाभ यह प्राप्त है कि यह केवल पर्यवेक्षित पक्ष पर चलता है और इसलिए गलत नहीं हो सकता। सही बात है। जैसे मैंने देखा कि आप किसी के का पर्स चुरा रहे हैं, तो मैंने आपको चोर कह दिया। अब आप पर्स उसका उठा करके उसको देने जा रहे थे या उसके झोले में रखने जा रहे थे, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमने देखा क्या कि आप उसका पर्स उठा रहे हैं, तो दिख तो यही रहा कि आप चुरा रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह अपने अध्ययन की पर्याप्त गहराई तक जाता है। यही है कि आपने जो देखा, क्या वास्तव में यह कंप्लीट व्याख्या है? क्या आपने कह दिया चोर है? हो सकता है उसका गिर गया था, उठाकर उसे आप देने जा रहे हो, तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना भाई, चुराने से। लेकिन उसकी व्याख्या यहाँ शामिल नहीं है। तो कहता है क्या अपने अध्ययन की गहराई तक जाता है? बात में दम है। अंतर्विशेषण पद्धति के पक्ष में ये कहा जा सकता है कि इसके प्रयोग से वे सब परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो किन्हीं अन्य पद्धतियों का प्रयोग करके प्राप्त होते हैं, और यह अधिक गहराई तक जाते हैं। यह तथ्यों का वर्णन नहीं करता बल्कि उनकी व्याख्या भी करता है। इसका मतलब वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्थिति है। ठीक है, थोड़ा मापना उपना कठिन है, वो अलग बात है, लेकिन व्याख्या थोड़ी ज़्यादा व्यापक, व्यवहारिक और उपयोगी है। ठीक है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति का दार्शनिक रुझान ये निर्धारित करता है कि कौन पद्धति श्रेष्ठ है। फिर भी हाल में व्यवहारवादी तरीके को अर्थशास्त्रियों से पर्याप्त सहमति प्राप्त हुई है और यह आजकल अधिक लोकप्रिय हो गई है। अंतर्विश्लेषण पद्धतियों में विवेकशीलता का अर्थ यहाँ भी ध्यान रखना। उपयोगिता विश्लेषण और इंडिफरेंस करों में विवेकशीलता का अर्थ अधिकतम संतुष्टि से लगाते हैं, जबकि सैमुअल्सन ने उपभोक्ता के संगत व्यवहार को विवेकशीलता का नाम दिया जो अपेक्षाकृत सरल मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है। सैमुअल्सन निरंतरता की मान्यता को भी त्याग देता है। इंडिफरेंस कर्व निरंतरता की मान्यता पर आधारित है, अतः इंडिफरेंस कर्व के किसी भी संयोग से के प्रति उपभोक्ता उदासीन होगा, जबकि ऐसा भी संभव है कि बहुत से संयोग बाजार में उपलब्ध ही न हो। वास्तविक जगत में अनिरंतरता की मान्यता अधिक सत्य और उपयोगी है। जिसे आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऐसे बन सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे बना देने पर तो ऐसा है कि
ये मान लिया गया है कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बाजार में उपलब्ध हैं, जबकि बहुत सारी वस्तुएं बाजार में नहीं मिल सकती हैं। आप जाके दुकान में कहते हैं कि टेलीविज़न है, कहता है हाँ, तो कहते हैं सैमसंग का है, कहता नहीं सोनी का है। तो सारे संयोग कहाँ उपलब्ध हैं? आप कहते हैं 32 इंच का है, कहेगा नहीं 42 इंच वाला है ना। आप कहेंगे कि स्मार्ट टीवी है, कहता नहीं एलईडी है। आपके मुंह से जो निकल जाए वही बाजार में हो, यह संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो फिर यह रेखा सतत होना भी संभव नहीं है। इसका मतलब सिमुलेशन असतत होने की बात करता है, जो ज़्यादा व्यवहारिक है। सतत होना उतना व्यवहारिक नहीं है। यदि भी उद्घाटित अधिमान सिद्धांत में आय कीमत रेखा निरंतर होती है, जिस पर किसी संयोग को चुन सकता है, परंतु सिद्धांत के वास्तविक व्यवहार पर आधारित होने के कारण उपभोक्ता उसी संयोग को चुनता है जो बाजार में उपलब्ध है। यहाँ भी कीमत रेखा सतत होती है, लेकिन उसका वास्तविक चूंकि हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसलिए वो वही चुनता है जो बाजार में उपलब्ध होता है। सारे संयोग उपलब्ध नहीं है, भले वो सतत बना रहा है, और चुनता उसी को है जो उपलब्ध है। इसलिए इस सिद्धांत में कंटिन्यूटी निहित नहीं है और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से श्रेष्ठ है। आलोचना। यद्यपि रिवील प्रेफरेंस थ्योरम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पर एक सुधार है, परंतु आलोचना रहित नहीं है, अनधिमान की संभावना को स्वीकार नहीं करता। रिवील प्रेफरेंस थ्योरम अनधिमान की संभावना को त्याग देता है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने स्ट्रांग ऑर्डरिंग द्वारा अधिमान के उद्घाटित करने की मान्यताओं को मुख्य स्थान दिया, जबकि उदासीनता संबंध की संभावना पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। यदि अधिमान का आधार, अगर मैंने आप सभी कहा कि बहुत सारे अगर बिंदु ले लिए जाएं, तो हो सकता है कि तरसता वक्र आपको कैसी मिल जाए, सतत मिल जाए ना। तो ये सारी, और दूसरी आलोचना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इसने मांग की आय लोच को धनात्मक मान लिया है। आय लोच को धनात्मक मान लेने की वजह से हम निम्न कोटि की वस्तुओं और विभिन्न वस्तुओं की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। छोड़ दिए थे हम लोग ना, नहीं पढ़े थे उत्सव में, तो अब इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग उपभोक्ता की बचत थ्रू इंडिफरेंस कर्व कल पढ़ेंगे। हिग्स की उपभोक्ता की बचत की अवधारणाएं, जिसमें हम उसके चारों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कीमत क्षतपूरक, कीमत समतुल्य, इनकम और कीमत दोनों परिवर्तन का क्या असर होता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है।